बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, मुल्क की हालात की बात करें तो पाक अफ़गान सरहद पर इस टाइम पे काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की सरहद के अंदर गोलाबारी और फायरिंग की गई, मुतादिद बार ये गोलाबारी की गई पाकिस्तानी सरहद के ऊपर और पाकिस्तानी आबादी को निशाना बनाया गया। आज सुबह से ये सिलसिला, बल्कि चंद रोज़ कबल भी वहाँ से इसी तरह से गोलाबारी हुई थी और उसके बाद आज सुबह से ही ये सिलसिला जारी रहा। अफ़गानिस्तान सरहद पार की तरफ से फायरिंग हुई और गोलाबारी की गई और इसी सिलसिले में सुबह कस्टम हाउस को भी खाली कराया गया। जो DHQ चमन था हॉस्पिटल है, उसमें एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और ये सिलसिला जारी था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और भारी जो है वो गोलाबारी यहाँ से भी की गई, जवाब दिया गया इस सब का। लेकिन ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर? क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा एलाय है और हमारी बहुत सी ट्रेड है जो अफ़गानिस्तान के साथ चलती है। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से बहुत से फ़ायदे हैं जो मिलते हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्शन है जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं और अफ़गानिस्तान जाती हैं और अफ़गानिस्तान ख़ुद कफ़ील नहीं है उन सब चीज़ों के अंदर। सो इस सब के बावजूद अफ़गानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ होना, जबकि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पर पैगाम पहुँचाया और अभी एक रीसेंट डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से गया हिना रब्बानी खर साहिबा की मौजूदगी में और अफ़गानिस्तान विज़िट किया उन्होंने, वहाँ मिलकर आए और उनके वापस तशरीफ़ लाने के बाद चंद दिन बाद ही वहाँ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक आज भी जो उसका तसलसल रहा। और हमने देखा कि सुबह से हमारे बहुत से लोग जो सिविलियंस थे वो शहीद हुए और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और हालात वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है वहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर और बॉर्डर साइड के ऊपर पूरा। अब इसमें ज़ाहिर है जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी इफ़ेक्ट हुआ, जो हमारा ट्रेड चल रहा था वो सब कुछ इफ़ेक्ट हुआ। इस सब का नुकसान किसको है? ज़ाहिर है नुकसान अफ़गानिस्तान को भी है और पाकिस्तान को भी है। फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उसी को हो सकता है जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा कर और पाकिस्तान के अंदर अमन की हालात को ख़राब करा कर हमेशा से फ़ायदा लेता है, वो है भारत। भारत चूँकि हमारा हरीफ है पाकिस्तान को और कभी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से अमन कायम हो। सो अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े गहरे असरात रखता है भारत अपना और अफ़गानिस्तान की तरफ से जब भी अटैक किया जाए पाकिस्तान के ऊपर तो उसमें कहीं ना कहीं शवाहिद इन दी एंड यही मिलते हैं कि भारत बैक एंड पे था और उनकी एजेंसीज़ थी, MI हो, रॉ हो, उनका हाथ था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाने में। सो अभी की भी करंट सिचुएशन में लग ऐसे ही रहा है, चूँकि अफ़गानिस्तान ख़ुद से कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ इस तरह से हालात ख़राब करना। सो देयर इज़ समवन हु इज़ बैकिंग इट एंड दैट इज़ इंडिया। सो जो भी सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। ज़ाहिर है चाहते ना चाहते जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड करना है। वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड ब्रूटली जब ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक खुद मुख्तारी है, अपनी एक सालमियत है जिस पर हमारी फोर्सेस पाक फ़ौज कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती और ना कभी किया जाएगा। सो ये सिलसिला रुकना चाहिए है। अगर ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता गया और हालात इसी तरह ख़राब रहे तो ये दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा, पाकिस्तान को फिर भी शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अफ़गानिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उठाना पड़ेगा ये तमाम नुकसान। ये वक्ती अभी की सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ से सिविलियंस आबादी को अगर हम देखें चमन बॉर्डर के ऊपर तो आबादी बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है और ईज़िली टारगेट किया जा सकता है आबादी को। इतना ज़्यादा गैप नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान की सरहद जो बाउंड्री लाइन बनती है उससे और सिविलियन जो घर हैं उनसे रिहाइश इतनी कोई दूर नहीं है। सो सिचुएशन इज़ वेरी ऑड देयर। एनीवेज़ बाकी बात करें हम मुल्की सियासत के ऊपर तो सियासी हालात इस तरह है। इमरान खान साहब इस टाइम पे हर तरफ से मरकज़ महवर इमरान खान साहब हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें यही जारी हैं। खान साहब रोज़ाना ये बात करते हैं कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा और असम्बलियाँ तहलील करने की आज भी खान साहब ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की, स्टूडेंट्स को सबको मुखातिब किया और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिन सबको लाइन अप किया गया था उन सबको स्टूडेंट्स को बिठाकर खान साहब का खिताब सुनाया गया। उस खिताब में खान साहब ने काफ़ी बातें की और काफ़ी कुछ कहा स्टूडेंट्स को, जिसका रद्द-ए-अमल हुकूमती साइड से भी आया। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने का आइनी इख्तियार रखते हैं और इस इख्तियार को हम इस्तेमाल करेंगे और इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अगर हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ किया तो वो गैर आइनी होगा, जो भी इक़दाम वो करेंगे वो गैर आइनी होगा। आज मुशावरत की
उन्होंने कानूनी माहिरीन से, और एक तवील बैठक हुई जो कानूनी माहिरीन की और इमरान खान साहब की थी, और इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने कानूनी माहिरीन के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उनसे डिस्कशंस की और हर तरह के सवाल किए और उनसे ये पूछा कि अगर मैं ये करूँगा तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या हमारे लिए फेवरेबल चीज़ें होंगी और क्या वो चीज़ें होंगी जो हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं। सो ये एक लेंथी डिस्कशन थी जो इमरान खान साहब की अपने तमाम कानूनी माहिरीन के साथ हुई, और इन दी एंड कानूनी माहिरीन ने उनको ये भी बताया, ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि अगर आप ये समरी गवर्नर को भिजवाते हैं तो गवर्नर किसी भी तरह इसको रूल आउट नहीं कर सकता, गवर्नर को इसको फिल आउट करना पड़ेगा जो भी आप देंगे असेंबलियाँ तहलील करने की जो समरी आप भिजवाएंगे, ये भी कहा गया। और इस सब के बाद इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसला कर लिया। इस फैसले को रोकने के लिए सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो कल लाहौर तशरीफ़ लाए थे, और उनकी मुलाकातें हुकूमती वफ़द के अंदर शामिल सरदार अयाज सादिक साहब वफाकी वज़ीर हैं, और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब और वज़ीर कानून जो है वो शामिल हैं साथ, और ये तीनों की मुशावरत जो है वो चल रही है। हुकूमत इस टाइम पे चाहते ना चाहते हुकूमत के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी के असरात तो नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को अगर हम रिलेट करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को भी परेशानी है, और हुकूमत ये चाह रही है कि असेंबलियाँ तहलील ना हो। इसी चीज़ की हुकूमत की इस ख्वाहिश के अंदर अगर हम परवेज़ इलाही साहब जो इस टाइम पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनकी भी मुलाकात आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ हुई, और उस मुलाकात के अंदर मोनस इलाही साहब भी थे, और परवेज़ इलाही साहब की जो उनसे मुलाकात हुई उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की ख़राब सूरत हाल पर काफ़ी तबसरा किया, और उन्होंने बताया और कहा कि परेशान कुन हालात हैं हमारे जो इस टाइम पाकिस्तान की मईशत है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ब्रिगेडियर साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जो अब टेंशन्स चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, सर जो बॉर्डर के ऊपर आज भी गोलाबारी होती रही, फायरिंग होती रही, जिसका फिर पाक फौज ने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया, सर इसका नुकसान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक को है, इसका फ़ायदा किसको हो सकता है सर, और ये क्यों सिचुएशन ऐसी हो रही है? बस इसमें फायदा तो किसी का भी नहीं है, ना अफगानिस्तान का फायदा है, ठीक है, ना खित्ते में किसी मुल्क का फायदा है, ठीक है। अगर इसका कोई फायदा है तो वो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिकन जो और CIA और उस किस्म के लोग जो चाहते हैं कि इस खित्ते में टेंशन रहे, इस खित्ते में बर्बादी रहे, साउथ एशिया जो है वो इसी किस्म के दहशत गर्दी के वाकयात में इन्वॉल्व रहे, अमेरिकन को दोबारा या किसी तरीके से यहाँ जंग का जवाब मिल सके, कोई ऑपरेशन करने का जवाब मिल सके, कोई अपना जो है आपके ड्रोन करने का जवाब मिल सके, यही है। अदरवाइज तो अफगानिस्तान को भी इसका नुकसान है। अगर अफगानिस्तान ये सोच रहा है कि उसको इस शेलिंग से कोई फायदा होगा या तो अफगानिस्तान के अंदर असल में अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने उस पर एहसान किया है, तो वहाँ के लोगों ने उस शख्स की पीठ में या उस हुकूमत की पीठ में या उस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो है वो डोनेशंस पे, खैरात पे, मदद पे पलते रहे हैं, तो इनको आदत पड़ गई है उसी पैसे की। ठीक है। अब जब पैसा अपने पास से कमाने की बात होती है, कोई रिजर्व्स की बात होती है, क्रिएट करने की बात होती है, और तो इनको क्योंकि पिछले 20 साल से तो अमेरिकन ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने और पाकिस्तान ने भी मिलकर या और ममालिक ने इनको डोनेशन दी। जी। अब उसमें वो जितना पैसा इनको दिया गया था वो इनके प्रेसिडेंट खा के भाग गए। आपको याद है जब वो प्रेसिडेंट पुराना गया था, क्या नाम था उसका, वो गनी, तो वो 3 हेलीकॉप्टरों के अंदर उसके जो सूटकेसेस गए थे डॉलरों से भर के। जी बिल्कुल। तो इनके अंदर चोरी भी बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, मैसिव करप्शन है क्या वो। और दूसरे जो चीज फ्यूल अप होती है वो है इनके जो एक्सट्रीमिस्ट जज्बात हैं, जो एक्सट्रीमिज्म इनके अंदर है, जिसके लिए दुनिया में अपने अलावा ये हर शख्स को गैर मुस्लिम समझते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी हो रहा है, चमन बॉर्डर से फायर हो रहा है। लेकिन जब देखिए जब सब कुछ होता है तो इनके अंदर भी इनके अपने मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, मस्जिदों में फायर होता है, लोग स्कूलों में फायर होता है, बच्चे मर जाते हैं, लेडीज मर जाती हैं। लेकिन ये कैलस रिजीम है कि बहुत बड़ा जालिमाना ओरिएंटेड जो है, जुल्म ओरिएंटेड रिजीम है इनके अंदर, और जिसकी वजह से ये दुनिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं,
खित्ते के ममालिक को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी पब्लिक को भी मार के खुश होते हैं। सर लेकिन इंडिया का भी ज़ाहिर है एक बड़ा असर और रसूख है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और हम अगर तमाम अपनी कार्रवाइयाँ मुल्क के अंदर देखें तो हमेशा से अफ़गान बॉर्डर को इस्तेमाल किया गया इसी मकसद के लिए, क्योंकि इंडिया की अपना एक असर और रसूख है और हमेशा से वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखे। तो क्या ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को अभी वक्ती पाकिस्तान पे इस तरह से बमबारी करने का खुद भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सी ट्रेड है जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान होती है, पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जाती हैं जो वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, सो वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। इस सब के बावजूद जो कुछ हो रहा है सर, आपको ये नहीं लगता कि इंडिया शायद ये सब रोल प्ले करवा रहा हो? इंडिया का तो मैंने आपसे बताया ना कि इस ममालिक में दो दहशतगर्द मुल्क हैं इस खत्ते में जी, जो दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनके अड्डे कायम किए हुए हैं, उनको मदद करते हैं, और उसके साथ साथ उस दहशतगर्दी को कराने के लिए अफगानिस्तान दुनिया की हुकूमतों से पैसे लेता है खैरात के तौर पे। बिल्कुल यही पैसे वो इंडिया से भी लेते हैं। और अब देखिए ना, इंडिया ने हमेशा तालिबान की मुखालफत की। इंडिया ने पहले रूस को सपोर्ट किया, जब वहाँ पे रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान तो रशिया को सपोर्ट किया जी, और तालिबान के खिलाफ जो है रूस के सिर मिलकर लड़ते रहे। अब जब अमेरिकन को आए तो उन्होंने अमेरिकन का साथ दिया, और जब उनके टेलीविजन चैनल प्रोग्राम्स आगे देखे उसमें कहते जी तालिबान आ गए जी, तालिबान ने ये कर दिया, बड़ी मुखाल। लेकिन ये इतने एहसान फरामोश लीडरशिप है इसमें, इतनी बिकाऊ लीडरशिप है कि इंडिया इनको आके चंद पैसों की चमक दिखाता है, डॉलर की चमक दिखाता है, ये उसको बिक जाते हैं। इनके कोई असूल नहीं है असल में फॉरेन पॉलिसी के, ये चलते हैं पैसे की चमक पे। इनके लीडरशिप जितनी भी है, और ना इनमें शर्म है ना इनमें हया है, और ना ये समझते हैं कि कौन सा मुल्क है जिसने इनके मुल्क के लिए अपना माशी कल्चर भी, सोशल कल्चर भी और दफाई कल्चर भी खराब किया। वो दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो सिर्फ पाकिस्तान है, ठीक है, जिसने इनको रखा, इनको फाइनेंस किया, और इनको जब रखा तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर हीरोइन आई, पाकिस्तान के अंदर क्लशनकोव आई, पाकिस्तान के अंदर अपना गन कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर हथौड़ा ग्रुप आया, पाकिस्तान के अंदर मैसिव प्रोसिक्यूशन आई। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पाकिस्तान ने बर्दाश्त की, और इसको बर्दाश्त करने के बावजूद वहाँ पे लोगों को बजाय इसके कि वो ये सोचते हैं कि एक मुल्क है जो इतना उनकी तरफ मदद कर रहा है, उनको रहने के लिए जगह दी है। अब वो वहाँ पे अगर आप देखें तारीख में जाके तो यूएनओ कितनी मदद करती है। यूएन का यूएनएचसी यूनाइटेड कमीशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है, वो कितनी मदद देता है एक बंदे के लिए। वो एक बंदे के लिए $10 देता है, $15 देता है, $100 देता है। तो क्या $100 में उस जमाने में, जिस जमाने में $20 $25, क्या उससे एक फैमिली का खर्चा चल सकता है? तो वो फैमिली का खर्चा सिर्फ उस वक्त चल सकता था जब आप उसको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यहाँ इन्होंने बिजनेस एम्पायर कायम कर ली, इनके ट्रक चलने लगे, सड़कों पे चलते थे, पैसे नहीं पे करते थे, टोल टैक्स नहीं पे करते थे, एक नंबर लेके चलते थे यहाँ से लेके और कराची तक। उसमें हीरोइन भी स्मगलिंग होती थी, उसमें चर्च भी स्मगल होती थी, उसमें अफसून भी। बनारस अपना शराब घोट कराची में एक जगह है, वहाँ पे इनकी कॉलोनी थी, वहाँ आपको किराए पे हथियार मिल जाया करते थे। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपने बताया ना, दे आर शॉर्ट ऑफ थिंकिंग। ये लोग मैंने तो आपको एक प्रिंसिपल बता दिया कि हर वो शख्स या नेशन जिन्होंने पे एहसान किया उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बॉर्डर पे वो चमन बॉर्डर जहाँ से क्रॉस करके आते हैं, जहाँ से अपना इलाज कराने आते हैं, जहाँ से हामद करदई कोयटा में रह के फिर वापस अफगानिस्तान गया था, उसने अफगानिस्तान को लूटा 4-5 साल जब वहाँ पे रहा, इनके लोगों को भी लूटा, वहाँ शूरा इनकी एक बनी, वहाँ पे अस्पतालों में इलाज कराते हैं, बिजनेस करते हैं, आते जाते हैं। उसके बावजूद चमन बॉर्डर पे फायर, अब आप इसको क्या कहेंगे? लॉजिकली आपके ध्यान में क्या चीज आएगी सर उसमें? अगर ही लोगों को जो यानी अगर बॉर्डर पे फायरिंग हुई, बॉर्डर बंद हो जाए, पाकिस्तान को चाहिए बॉर्डर परमानेंट क्लोज कर दे, जो मरीज वहाँ मरते हैं मरने दे, बिल्कुल, जो लोग वहाँ पे घिसटते हैं घिसटने दे, बिल्कुल, जो बेरोजगारी वहाँ पे होती है होने दे। तो ठीक है ना, फिर तो ठीक रहेगा। फिर ये सफर करेंगे, फिर दुनिया चीखेगी कि जी बॉर्डर खोलो, पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की खिलाफ वर्जी कर दी है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर दी है। लेकिन ये बड़े अजीब से लोग हैं, दे आर, ये एहसान फरामोश लोग हैं सर। लेकिन अभी रिसेंटली इस तरह इंडिविजुअल लेवल पे भी दे आर ये बिल्कुल ही ना टेररिज्म ओरिएंटेड लोग हैं जो दहशतगर्दी से मोहब्बत करते हैं और जनूनियत से मोहब्बत करते हैं।
सर रिसेंटली अभी हुकूमती वफ्द हिना रब्बानी खर साहिबा और पूरा एक वक्त पाकिस्तान से गया, जो अभी इतना अरसा भी नहीं गुजरा उनके दौरे को, और उस दौरे के बाद जैसे ही वो वापस आते हैं इसके बाद यहाँ से इस किस्म की बमबारी और ये सब हालात शुरू होते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि क्या जो तालिबान हुकूमत इस टाइम कंट्रोल कर रही है शायद वो पाकिस्तान हुकूमत के साथ लाइजन में नहीं है, या सिर्फ वो उनका मकसद यही है जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं कि ये हमेशा से छुरा ही घूमती हैं और ये कुछ करते हैं? हुकूमती वक्त गया भी है, उनसे मुलाकातें हुई भी हैं वहाँ पे तमाम लोगों से, और इसके बावजूद ये सब कुछ होना उनके हमारा ही एक शख्स जो वहाँ पर मौजूद थे उन पर खुदकुश हमला भी हुआ अफगानिस्तान के अंदर। और मैंने तो आपको बता दिया ना, ये तमाम चीजें इसी को बेस करके मैंने आपको बताई ना। हिना रब्बानी खर गई थी जी, वहाँ पे वक्त लेके गई थी, वहाँ उनसे फॉरन मुत्तकी जो उससे भी मुलाकात हुई जी, और वहाँ पे औरतें जो हैं वो जुलूस निकाल के आ गई, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे कि इस मुसीबत की घड़ी में हमें तना ना छोड़े पाकिस्तान जी। तो ये तो रिक्वेस्ट ये करते हैं, तो जहाँ पे और जो लेवल पे आप देख लीजिए, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरे से ये जो इसमें जो फायरिंग है इसमें इनकी हुकूमत इन्वॉल्व है पूरे तरीके से। 100% इनकी हुकूमत इन्वॉल्व है, उनकी हुकूमत की डायरेक्शन में, तालिबान की हुकूमत की डायरेक्शन पे फायर हो रहा है। अदरवाइज इनकी फोर्सेज किस तरह फायर कर सकती है? तो ये वही है कि पाकिस्तान के ऊपर फायर करते रहो, अपना भड़ास निकालते रहो। पाकिस्तान को चाहिए कि इनके ऊपर ये अगर एक गोला फायर करें तो इनके ऊपर 10 गोले फायर करने चाहिए, बहुत मोहब्बत करके देखती। बिल्कुल, अब और मोहब्बत नहीं होती है, बिल्कुल मोहब्बत का भी एक लेवल होता है। अब नफरत की जरूरत है, अब काउंटर अटैक की जरूरत है। अगर ये अटैक करते हैं तो हम भी अटैक करें, फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा। असल में बाद दफा कौमों को इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी करप्ट लीडरशिप है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो अमेरिका के आगे बिका हुआ है, जो मनी लॉन्डर है, जो चोर हैं, जो आपके आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जमानतों पे बैठे हुए लोग हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी बात कौन मानेगा? बिलावल को कौन जानता है दुनिया में? कौन उसकी बात मानेगा? ही इज ए सीरियस मैन, डज ही डिजर्व टू बी ए फॉरेन मिनिस्टर? तो हमने तो अपनी हुकूमत को खुद ही बेचा हुआ है ना, ऐसे ही है। इसी कमजोरी से फायदा उठा के जो है ना, वो जो कुछ होता है वो पाकिस्तान में वो आपके सामने है। सर बल्कि आज मैं आपको एक छोटी सी खबर बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि जो वो मदद कर रहे थे पाकिस्तान से लाभजदगान की, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अब मजीद फंड्स नहीं है आपको देने के लिए, और 15 जनवरी तक हमारे फंड्स खत्म हो जाएंगे। ये मैसेज भी उन्होंने दे दिया पाकिस्तान को कि हमने आपकी बहुत मदद कर लिया, मजीद हमारे पास फंड्स भी नहीं है आपको देने के लिए। तो ये सर यार, जब बरतानिया से रिपोर्ट आएगी कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो $10 बिलियन खा गया है जी, वो जो यतीमों को पैसे दिए थे यतीमों के लिए अपना बरतानिया ने जी, और वो अपने जो सन इन लॉ है उसकी अकाउंट में जमा करा दिए हैं, तो आप मुझे बताइए, फिर इसका जवाब दीजिए कि कौन सा मुल्क आपकी मदद करेगा? तो पता है चोर बैठे हुए हैं, डाकू। सर लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ पे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई 3-4 घंटे की, और बताया कि जी, तो आपको शहबाज शरीफ जाके अपना टर्की में जाके वेटरों के साथ फोटो खिंचाता है। आपने देखा है वो वेटरों को खींच रहा है, फोटो खींच। शहबाज शरीफ बाहर जाके कहता है मैं बैगर हूँ जी। शहबाज शरीफ एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ उसको, जिस कॉन्फ्रेंस में जाता है लोग उसे पहचानते नहीं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हर जगह जाके पाकिस्तान की बेइज्जती कराता है। अब जो डेली मेल ने कहा है, और डेली मेल ने बड़े क्लैरिटी से कहा है, दो चीजें हैं जी, एक जो बरतानिया के हुकूमत ने इमदाद दी है जी, एक है DFID ने $600 मिलियन दिए थे जी, उन्होंने उस $600 मिलियन की क्लैरिफिकेशन दी है कि जी वो नैब में उसका कोई केस नहीं था और हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो अपना स्टांस है डेली मेल ने वो विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। ये तो वो लोग है, ये वो पार्टी है जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि नवाज शरीफ गॉडफादर है, तो इन्होंने लाहौर में सारे झंडे लगा दिए थे, वो नवाज शरीफ गॉडफादर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बकायदा सिसिलियन माफिया का वर्ड इस्तेमाल किया गया था अदालत की तरफ से। शहबाज शरीफ से आप क्या तवक्को रखते हैं? शहबाज शरीफ की अकल है? शहबाज शरीफ तो सर कौम को तो मुबारकबाद दी जा रही थी। शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए जी। जो लोग मरे हुए थे उनके अकाउंट में पैसे जमा कराए इस शख्स ने, टीटियां भेजी है। वो डॉक्टर जो नैब रेफाई ने इंक्वायरी की थी उसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया था किस तरह टीटियां, अरशद शरीफ यही केस कर रहा था बिहाइंड द क्लोज डोर जब उसको मरवाया गया, और किसने मरवाया ये भी आपको पता है और मुझे पता है, सबको पता है दुनिया में कि किसने मरवाया है। और वो बता दिया तस्नीम हैदर जो बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा, उन्होंने कह दिया किसने मरवाया है।
ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रर है यार, इनका रेफरेंस आप क्यों देते हैं? सर जाहिर है हमारी मजबूरी है, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है, जो बात वो करेंगे चाहते ना चाहते हमें वो बात तो करनी है सर। आजम पाकिस्तान को इम्पोज किया गया है, ही इज नॉट बीन इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी पार्टी आउट ऑफ दी कैबिनेट जिन्होंने इलेक्ट किया, उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए खाए थे अमेरिका से। अमेरिका पाकिस्तान में जो अमेरिकन फंडेड एनजीओ है उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए थे राजा रियाज को और इन लोगों को टूटने के लिए। तो इस किस्म की जो करप्शन से जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अवाम का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो सर अब कोशिशें जो की जा रही है नवाज शरीफ को वापस लाने की और तमाम केसेस को सामने रखते हुए, जिसकी अगली केस सलमान शहबाज साहब भी पहुंच गए हैं और सारे केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये सारे यही तो इसका तो इन चोरों का तो मकसद ही है कि डाकुओं को वापस लेके और पाकिस्तान को खोखला करो। अब इतना तो खोखला कर दिया है कि अप्रैल से लेके अभी तक $11 बिलियन गायब हो गए आपके। ठीक है, $9 बिलियन आपका अब क्या रह गए, आपका $6 बिलियन रह गए, वो भी आधे सऊदी अरब के हैं, आधे चाइना के हैं। बाकी ये पैसा खा गए बेवकूफ की हद तक। इन्होंने वो प्राइम चोर जो है वो लाके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लगाया, जो यहाँ से भागा था, जिसने 164 का बयान रिकॉर्ड किया था, जिसने ब्लैक मनी को वाइट किया था। तो यार यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है जी। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा सर, लेकिन पौने 4 साल शर्म भी नहीं आई कि जी इनको बिठा के चले गए तो बिठा के ना जाते। उनका अपना एजेंडा था जी, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे। ओके सर, पौने 4 साल इमरान खान साहब पौने 4 साल इक़्तिदार उनके पास रहा और वो भी इनके खिलाफ कुछ ना कर सके सर। मतलब ये भी फिर खान ने कहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इनके खिलाफ। मुफ्ता इस्माइल ने क्या कहा था जी, आपको इस मुफ्ता इस्माइल स्टेटमेंट याद है? उन्होंने कहा था नैब लॉज किसने कौन लेके आया, और क्या आपको समझ नहीं आती कि नैब लॉज क्यों आए थे और उसके अंदर एक क्लॉज क्यों शामिल की गई थी कि बच्चों का के ऊपर जो जायदाद होगी उसको उसके बाद ट्राई नहीं किया जाएगा जी। वो क्यों आए थे नैब, उसमें किसका इंटरेस्ट था जी। उसके बाद कौन सा शख्स है जिसकी 12 अरब की अकाउंट जो है वो अनर्थ हुए हैं। तो तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है। मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है सदी से उसमें जी। इसको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया कि अल्लाह उनको गारत करे जिन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, यही कह सकते हैं। आमीन सर, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए सर। अब इमरान खान साहब की नाअहली का केस थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की नाअहली जो है, इस मामले को लेकर अब आज जो अदालत की तरफ से आया वो ये कह रहे हैं कि ये केस काबिल समाअत है और ये केस सुना जाएगा अब अदालत के अंदर। अब आपको क्या लगता है सर, नाअहली हो जाएगी खान साहब की या इससे रिलीफ मिल जाएगा? यही है कि सारे के बिल के कोशिश तो यही है कि इमरान खान को नाअहल कराएंगे। तो अगर इमरान खान को नाअहल नहीं कराया, अब सिर्फ अमेरिका की अदालत में केस नहीं किया इन्होंने। हो सकता है एक केस अमेरिका की अदालत में हो जाए, एक केस बरतानिया की अदालत में हो जाए कि इमरान खान को नाअहल करो। पाकिस्तान की अदालतों में तो सारी क्लॉजेस ट्राई हो गई हैं। और आपको पता है एक बड़ी मशहूर सेइंग है, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं और किसी के खिलाफ हो जाए तो समझे जिस बंदे के खिलाफ है वो नेक है। बस यही मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने पॉजिटिव बातें की और बताया कि ज़ाहिर है मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, हर शख्स परेशान है महंगाई के हाथों। आने वाले लोग जो हुक्मरान थे इस मुल्क के और अभी भी हुक्मरान हैं इस मुल्क के, वो यही कहते रहे कि हम जब आएंगे तो रिलीफ देंगे। और गजनफर साहब ने बड़ा क्लियरली तमाम बातों को स्टेट किया और ये बताया कि वो तमाम केसेस जो बने थे हुकूमत वक्त के ऊपर, वो किस तरह से केसेस ख़त्म हुए, उसका फ़ायदा किसको हुआ और हुकूमती नुमाइंदे अभी किस पोजीशन के अंदर हैं, यहाँ पर क्या सारी सिचुएशन जा रही है। बड़ा क्लियरली गजनफर साहब ने हमें चीज़ें डिफ़ाइन की। इमरान खान साहब का केस में थोड़ा सा आपको बताऊं कि तोशाखाना जो रेफरेंस था उसमें केस काबिल समाअत हो गया है कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है कि ये केस अब सुना जाएगा। इस केस का फैसला क्या होगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो हुकूमती कोशिशें हैं वो यही जारी हैं कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। अब आज की डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की आते हुए जो पैगाम एक लेकर आए, ज़राए के मुताबिक मैं आपको बताऊं नाज़रीन के, एक पैगाम जो इमरान खान साहब को भेजा वो ये भेजा गया कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करते और हमसे डायलॉग करते हैं तो हम आपके केसेस में रिलीफ देंगे आपको। यानी ये पैगाम, क्योंकि मुलाकात हुई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सरदार अयाज सादिक से, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से और हमारे वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून से भी, और यही कहा गया उनकी तरफ से कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तो हम इनको केसेस में कुछ रिलीफ देंगे। यानी ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह बात की गई इमरान खान साहब के लिए और
कहा गया। अब शौकत तरीन साहब की आज की स्टेटमेंट में आपको बताऊं तो शौकत तरीन साहब हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। पिछले साल जो है वो 6% तरक्की हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, जबकि आज तरक्की की शरह हम देखें तो मेरा ख्याल है कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास पहुँच चुके हैं हम। और इलेक्शन कराने का वक्त है, वो यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इलेक्शन कराए जाएं। और 150 बड़ी सनतें बंद हो गई हैं, जो लूम मिल्स होती हैं टेक्सटाइल की, वो 150 के करीब फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग के अंदर बंद हुई मिलें, यानी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो रही है। ये वो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की जो पहले अगर हम पिछले दौर के अंदर देखें तो वो इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन अब ये इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं। मुल्क से यहाँ से जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी वो कम होती जा रही है। सैलाब की तबाहकारियाँ तो है ही हैं, मुल्क बड़ा परेशान हालत के अंदर है, लेकिन इस टाइम पर जो कुछ हो रहा है ये सिचुएशन सारी मुल्क के लिए किसी भी तरह से जो है वो फ़ायदेमंद हमें नज़र नहीं आ रही। होगा क्या आज एक और आपको नाज़रीन मैं ख़बर बताऊं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल जो है एरिक ने पाकिस्तान का दौरा किया और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हुई। GSQ का उन्होंने दौरा किया और इस दौरे के अंदर अहम अमूर पर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया जनरल एरिक की तरफ से। और काफ़ी ज़ाहिर है मुल्क की जो भी करंट सिचुएशन है इस पे भी डिस्कशन उनकी चलेगी। जनरल एरिक साहब की जो अमेरिका से आए हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुल्क के अंदर हो रही हैं। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि इदारा शुमारियात ने आज फिर से कुछ डिटेल दी और वो मंथली डिटेल बताते हैं। इसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि अक्टूबर के अंदर 6.5% कमी हुई है तमाम हमारी प्रोडक्शंस के अंदर, यानी तमाम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं 6.5% कमी हुई है तमाम सनतों के अंदर। और यानी किसी तरफ से भी कोई पॉजिटिव बात नहीं आ रही। एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताऊं, हमारे वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सदक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमेशा से पाकिस्तान को कर्ज देता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को अब $77 करोड़ कर्ज देने का मुआहदा कर लिया है। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मज़ीद $77 करोड़ पाकिस्तान को देगा। और ये कर्ज़ है जिसको उन्होंने ये बताया कि ये रकम जो है सैलाब ज़दगान पर और सैलाब के मुतासरा इलाकों पर खर्च होगी। और ये भी उन्होंने साफ बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक $2.7 अरब के कर्ज़ के मुआहदे पाकिस्तान ने किए हैं। अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की कोई सिचुएशन होती तो फिर कभी भी ये $2.7 अरब के कॉन्ट्रैक्ट्स ना होते, लेकिन ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये कर्ज़ है। या नाज़रीन, कर्ज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हम तमाम लोग, हर इंसान, हर शख्स अल्लाह से ये दुआ करता है कि या अल्लाह हमें कर्ज़ से बचाना। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे हुक्मरान कर्ज़ इस तरह से लेते हैं जैसे ख़ुद से कर्ज़ नहीं ले रहे, किसी बेगाने के लिए ये कर्ज़ लिया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर हम किसी भी हुकूमत को देखें, ख्वाह वो दौर इमरान खान का था, उससे पहले का था, या अब का रिसेंट जो चल रहा हो, हर आने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ का बोझ बढ़ाया। और इस कर्ज़ के बोझ से निकलने के लिए किसी हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तरह कर्ज़े बढ़े, जबकि उन्होंने आने से पहले बड़ी बातें की थी कि मैं जब आऊँगा तो मैं अपने मुल्क को खुददार बनाऊँगा। एक खुददार कौम और एक खुददार मुल्क का जिक्र हमेशा इमरान खान साहब ने किया। लेकिन जब उनकी हुकूमत रही, जो टेन्योर रहा, अब उसमें कोरोना का बहाना हो या जो चीज़ें भी हों, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इमरान खान साहब बेहतर कर सकते थे, उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं बेहतरी की। अब वो चाह रहे हैं उन्हें दोबारा से मौका दिया जाए, यानी कि फिर से वही एक सियासतदानों का जो रीत रिवाज होता है कि हमें 2-3-4 मौके मिलेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, एक मौके में हम क्या करें। मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया, 4.25 साल का टेन्योर मिला। अगर ये 1.25 साल में आपने ऐसा क्या करना था जो 4.25 साल में आप ना कर सके, और आपने मुल्क की मईशत को कितना बेहतर कर लेना था, ये सवाल एक इमरान खान साहब से भी है। बहरहाल इमरान खान साहब इस टाइम पे यही अपना जो है वो बयानिया लेकर चल रहे हैं कि इस हुकूमत ने, आने वाली हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि अगर हम तमाम स्टैट्स को देखें और पाकिस्तान की मईशत को देखें, हालात को देखें, तो इस टाइम पे हर चीज़ बिगाड़ की तरफ चली गई इस हुकूमत ने आने से पहले। क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है अवाम की जानिब से, ये हुकूमत, ये लोग, इन लोगों ने इत्तेहाद बनाया। इत्तेहाद बनाने के बाद जिस तरह से हमें ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने भी बताया कि ये इत्तेहाद बाहर की फंडिंग से, और यहाँ पे बहुत से लोगों को ख़रीदा गया। ख़रीदने के बाद उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की और ये सब कुछ किया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब अभी हमें बता रहे थे कि ये सब लोगों ने पैसे लेकर गालिबन जो है वो अपनी पार्टीज़ को तब्दील किया और ज्वाइन किया इस PDM इत्तेहाद को, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया।
इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद जो ये सब टेन्योर था इस गवर्नमेंट का, इस पूरे टेन्योर के अंदर मुल्क के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ा। जो हम पेट्रोल और बाकी सब प्राइसेस देख रहे थे, इन सब के अंदर हर चीज़ जो है हमें जो है वो हर तरफ से परेशानी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा आसिफ बेग साहब माहिर मौशियात हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मिर्ज़ा साहब सर वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मिर्ज़ा साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जरा हल्की है थोड़ी सी सर। मुल्की हालात जो चल रहे हैं सर, आज सरदार रियाज सादिक साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान किसी भी तरह डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में हम नहीं हैं। उसकी वजह उन्होंने एक ये बताई कि हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक 77 करोड़ डॉलर का कर्जा दे रहा है, उसका मुआहदा कर लिया है। और सर हम अपने मुल्क में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को सर? देखिए मुल्क में ये तो बात बड़ी यकीनी है कि हमारी इस वक्त मईशत के हालात काफी सख्त है जी, काफी दबाव में है हमारी मईशत जी। यानी कि आपने देख लिया है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये शायद पिछले 4 साल की लोएस्ट लेवल पे है जी। और ये तकरीबन हमारा जिसको कहते हैं ना 1 महीने का इंपोर्ट बिल उसके इक्विवेलेंट है। तो ये इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। और आपने देख ही लिया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो उसमें काफी सारा इम्बैलेंस है। यानी कि जो हमारा जो इंटरबैंक रेट है और जो फ्री मार्केट का रेट है उसमें 10-11 रुपए का फर्क है। ये बहुत बड़ी एक हमारी वीकनेस शो करता है। ठीक है। इसके अलावा भी मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज में डॉलर का रेट उससे भी 10 रुपए और ज्यादा है, ये शुनीद है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है। हमारे पास हम जो है इंपोर्टेड एनर्जी उस पर बहुत ज्यादा हमारी रिलायंस है। यानी कि हमारा क्रूड ऑयल और LNG हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम उनमें भी सफिशिएंट नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर 70% दालें जो है इंपोर्ट होती हैं, गंदम भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह और एडिबल ऑयल हमारी एक बहुत बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारी डॉलर टर्म्स में इंपोर्ट होती है। तो हमारी इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा एक फिगर है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ही सुस्त रवि से बढ़ रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद माह से हमारी जो इनवर्ट रेमिटेंसेज हैं उनमें भी कोई 8-9% की डिक्लाइन हर महीने आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि इसमें जो ऊपर इस वक्त मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पोलराइज सोसाइटी बन गई है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और ये जो डिफॉल्ट रिस्क और ये जो दूसरे इतने इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉबेबली आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप भी किया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो उससे ये है कि मुल्क के अंदर जिस तरह अफवाहें हैं जी कि बैंकों में आपके कहीं सोना जब्त ना कर लें, कहीं आपके अकाउंट ना सीज हो जाए, कभी कहते हैं डॉलर में ये हो जाएगा। तो इस तरह अद्वियात जो है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें कोई यानी कि उनके जो रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट में मुश्किलात आ रही हैं, तो कई दवाइयां मिलने बंद हो जाए, अफवाहों में मुल्क शिकार है। तो ऊपर से ये जो इस वक्त फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर जो खींचातानी है उसमें अपनी मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी इंतहा दर्जे की बढ़ गई है। और गवर्नमेंट्स जो है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो अपनी गवर्नेंस पे और जो स्टेट को चलाने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और पब्लिक को रिलीफ देने के लिए जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उनकी तरफ जो है उसमें एक बड़ा से कि फोकस जो है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है। और उससे ये है कि गवर्नेंस जो है उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही वीक है। मुल्क में जो शॉर्टेजेस हैं या मुल्क के अंदर जखीरा अंदोजी और इस तरह जो भी मैल प्रैक्टिसेस हैं वो अपने अरूज पे हैं। तो उससे ये है कि जो इन्फ्लेशन, एक तो वाकई महंगाई आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ये करंट कैलेंडर ईयर है इसमें जनवरी में हमारी जो इन्फ्लेशन के लेवल थे वो 13% थे और कल जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो हमारी इकोनॉमिक आउटलुक दी है उसमें से 26% प्लस है। सेम कैलेंडर ईयर के अंदर हमारी इन्फ्लेशन जो है डबल हो गई है। अनफॉर्चुनेटली फूड आइटम्स में ज्यादा बढ़ी है। इंटरेस्ट रेट हमारे जो है आपने देखे हमारा पॉलिसी रेट 16% है और अभी भी महंगाई के लेवल्स कम होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। IMF की तरफ से हमें शराइत है, वो अब चाह रहे हैं कि पेट्रोल लेवी 50 रुपए हो तो वो उसके कर रहे हैं। वो GST लगाने का भी कह रहे हैं कि अपने आप रिसोर्सेज बढ़ाएं। तो इस सूरत हाल में
अगर हमारी जो पेट्रोल की कीमतों में खातर कमी नहीं होगी, इन्फ्लेशन के लेवल यही रहेंगे, तो उसमें हम नॉन कम्पेटिटिव भी है और आवाम जो है शदीद दबाव में है। इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और कई चीजों की शॉर्टेजेस क्रिएट होने की वजह से मुनाफाखोरी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो मुल्क के हालात अपनी जगह है, लेकिन नेवरदलेस मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें जिस तरह उन्होंने कहा, अगर ये बातें सही हैं, हमें कहीं ना कहीं से फ्रेंडली कंट्री से या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलती है, वक्ती तौर पे ये खतरा टक कर जाएगा। लेकिन ये है, ये रिलैक्स करने का वक्त नहीं। सिर्फ यही कहने से कि डिफॉल्ट नहीं करेंगे बात खत्म नहीं होती। इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी ताकि हमारी मुल्क की जो किसी किस्म का, किसी सतह से, किसी जाविये से क्रेडिबिलिटी लॉस ना हो। जी आसिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो 77 करोड़ डॉलर की अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वो हमें ये पैसे मिलेंगे, ये पैसे मिलने के बाद क्या एलसीयां खुलेंगी जो हमारा पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे माल खड़ा है और जो पाकिस्तान में एंटर नहीं हो पा रहा और हम वो उससे अपनी चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पा रहे, क्या इस पैसे के इंजेक्शन से वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, उसमें खैर मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इस वक्त ऑफिशियल फिगर नहीं है। ये जो लोन है किस मद में आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपका जो बात कह रहे हैं ये बात हकीकत है जी। ठीक है कि एलसीज जो है वो इतनी सर हुकूमती अगर मैं अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट आपको बताऊं तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये सैलाब मुतासरा इलाकों और लोगों पर खर्च होंगे। तो क्या इस पैसे से आप देखो ना, वो सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं ना, उनमें से कई किस्म के इश्यूज है ना। एक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी है, फिर लोगों के घर वगैरह भी गिरे हैं, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, कई किस्म के हैं। तो बहरहाल ये जो जितना आपको पता है, ये सैलाब से हमारे मुल्क की इकोनॉमी को $30 बिलियन के इक्विवेलेंट एक एस्टिमेट है लॉस हुआ है। तो ये $700 मिलियन जस्ट पीनट्स, ये जस्ट एवेपोरेट। ऐसे ही और कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इससे हमारी सी थोड़ी सी जो आपको कह रहे हैं कि एक ब्रीदिंग स्पेस मुमकिन है इस सेंस में मिल जाए कि जो बहुत ही अर्जेंट आइटम्स की जो एलसीज थी, जो या तो रुकी हुई थी या बड़े स्लो पेस से उसको आस्ता आस्ता खोल रहे थे, यानी कि वो उसमें थोड़ी सी निस्बतन बेहतरी आ सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। असल में जो बात है ना सबसे बड़ी, वो है हमारे अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ही अच्छे पैमाने से बढ़ाना और खास तौर पे जो जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, वो हमारे लिए ये बन सकता है अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अब इंडिया की आप देखें जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी और आईटी रिलेटेड $140 बिलियन नहीं जी, उनकी ओवर $200 बिलियन है। हमारी जो है सिर्फ $4.5 बिलियन है। हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं, हमारे में पोटेंशियल भी है। हमें आईटी के ग्रेजुएट्स जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हमें डेवलप करने पड़ेंगे जो आपके उनके रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हैं और इसको बढ़ाएं। तो अब नॉलेज इकोनॉमी के दौर में हम रह रहे हैं, तो हम अपनी जो नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं। और हमारे लिए एक और बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हम ट्रेडिशनली चंद मुल्कों के साथ अपनी मुख्तलिफ रॉ मटीरियल और चीजें इंपोर्ट करते हैं जो एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं। हमें थोड़ी सी तवज्जो इस तरह देनी चाहिए कि हम चीपर इंपोर्ट्स के लिए अपनी मार्केट तलाश करें ताकि हमें चीपर रेट्स पे भी हम तलाश करने में कामयाब हो जाएं। रिन्यूएबल जो पावर जनरेशन है उसको बढ़ाएं ताकि हमारी ऑयल इंपोर्ट और एलएनजी की इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस या उसका साइज बढ़ने में थोड़ा सा कमी आए या जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर कम होगा। ठीक है सर, ये है। लेकिन ये चीजें जो है ये अपने वक्त के साथ ही होगी, ये बिजली के स्विच की तरह थोड़ी है कि इसको ऑन ऑफ एकदम हो सकता है सर। लेकिन इस सब के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी हालात सेटल होने बहुत ज़रूरी हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो एटलीस्ट प्रॉपर्ली उसके पास पूरा टेन्योर हो। इस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर और बाहर के लोग ये देख रहे हैं कि शायद ये हुकूमत अगले 6 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी या पता नहीं कितनी देर गुजारेगी। इस चीज़ पर भी लोग ज़रा रिलाई नहीं करते और जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि मौशी स्टेबिलिटी भी मुल्क के अंदर आती है। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये हुकूमत चाह रही थी रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करना, वो
वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा और चीज़ें सारी दे आर हैंगिंग इन दैट और कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो सर क्या आपको लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट अभी मजीद 6 महीने रहेगी तो कुछ मौशी बेहतरी लेके आ सकेंगे जिस तरह से इनकी दावे? प्रॉब्लम ये है कि देखिए ना, बात ये है कि हम इस स्टेज के ऊपर, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, तो मेरा इसको बड़ा मैं एक लिमिटेड सा कमेंट दूंगा। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि जब लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने का हक है, जो पहले पिछले 2-3 टेन्योर मुकम्मल हुए हमारे, ठीक है, अगर फर्ज करें इसी लॉजिक को मान लें तो कोई भी गवर्नमेंट मिड टर्म के अंदर हो तो उसके अपोनेंट्स जो है इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करके और अफवाहों के बाजार से इसको सिचुएशन को और खराब करके तो डिमांड करें आप जल्दी इलेक्शन करें तो गवर्नमेंट को उठाने का ये तरीका बन जाए तो प्रॉब्लम दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल ठीक। कोई गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेगी। प्रॉब्लम ये है कि आज पाकिस्तानी, आप हमें रियलाइज करना चाहिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आपने देख ही लिया कि मुल्क में इक्का दुक्का अब जो दहशतगर्दी के वाकयात फिर से निकलते होने शुरू हो गए हैं। ये खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता कोई मनफी खबर हो तो हमारे मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल डिवाइड इतनी बड़ी है कि कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग जो है वो उनको वो एम्बैरस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये भी तमीज खत्म हो गई है कि हमारे जो अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उसको हम बलाए ताक रख के अपने मुल्क के मफाद की तरफ यूनाइटेड होकर बात करें। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी अफवाहों की जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे, सच्ची झूठी खबरें और बढ़ाएंगे, उससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है और शेक होगा। और यानी कि आप देखें ना इस वक्त जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या अगर हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं अपने मुल्क में जो नेशनल स्टेट एंटिटीज है उन पे, तो उसके अंदर जो बाहर के मुल्कों के अंदर से कौन इन्वेस्टर या बाहर आएगा या वो देखेगा कि इनके मुल्क के अंदर तो हालात इतने खराब हैं, यानी कि उसको हालात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जा रहा है, तो इसलिए वो कहेंगे हमें बेहतर है हम साइड पे बैठे रहें। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें एक लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज के ऊपर हमारे पास कोई शायद ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई इनको यानी कि हमारे इस मुल्क को इस एंगल से हमारे जो सोशल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको ठीक करे। सर अब एक आपसे लास्ट पॉइंट में लेना चाहूँगा, जो मुल्क डिफॉल्ट की बात हो रही है कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, सर ऐसी सिचुएशन में तो नहीं अभी हम फॉल कर रहे, आप माहिर मौशियात हैं, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। नहीं, वो डिफॉल्ट करने की वो प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल के दिनों में कई चीजें होती है ना, इसमें फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है जहाँ पे आपके ऑब्लिगेशन है उनको रोल ओवर करा लें, ये कर लें वो कर लें। ठीक है। क्योंकि मैं तो कोई गवर्नमेंट का अहदेदार नहीं हूँ, मैं तो इसमें ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट के पास जो ऑब्लिगेशन आ रही है वो किस सीक्वेंस में आ रही हैं, उनका क्वांटम क्या है और उनको ऑब्लिगेशन को पूरा करने का गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है। इस तरह ये हमारे न्यूज़पेपर्स में खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब से हमें मजीद डिपॉजिट मिलने की उम्मीद है या कोई और तरह की जो इनको अदारों से बातचीत चल रही है। इसी तरह जनवरी के महीने में वो कहते हैं पाकिस्तान में जो फ्लड के हवाले से जो एक फ्लड डैमेज जो फंड क्रिएट हो रहा है उसकी तरफ बाहर के मुल्कों में कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी। अब उस पे ये सारी बातें हैं ये अपना वक्त लेंगी। ठीक है। और एक पहली की हुए बगैर, क्योंकि बैंक्स जो है ना बहुत सारे बैंकों में रन हो जाता है, अगर आप पैनिक फैला दें कि बैंक जो है ये अपने डिपॉजिटर को पैसे नहीं दे सकता, रन हो सकता है खुदा न खास्ता। तो इसलिए मोहतात तरीके से सेंसिटिव तरीके से चीजों को सेंसेशनलाइज मत करें। बिल्कुल। और ये मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सबके लिए जरूरी है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए जिम्मेदारी के साथ ये अफवाहों की तरदीद करने से बात नहीं बनेगी, अपने थोड़ा सा जिस हद तक लिमिटेड यानी के तरीके से लोगों को कंफर्ट दें कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है उनका पूरा अरेंजमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो जब आपके पास जब आप चुप साध लेंगे या लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो अफवाहों को तकवीत मिलती है। सर ठीक हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आम आदमी का जो सवाल है पेट्रोल की प्राइसेस, सर पेट्रोल इंटरनेशनली तो कीमतें कम हो गई हैं और अब पाकिस्तान रशिया से तो गालिबन शायद अभी तक हम नहीं ले पा रहे हैं, तो करंट सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस कम जाएंगे जिस तरह हुकूमत का दावा चल रहा है?
देखिए इंटरनेशनली तो तेल काफी नीचे आ गया था, लेकिन ये पिछले 2 दिनों में ये अब 4-5 डॉलर पर बैरल फिर बढ़ गया है। इस वक्त ये ब्रेंट ऑयल है, ये $82 पर बैरल प्लस है। हमारे मुल्क के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो पिछले 15 दिन की जो तेल की प्राइसेस होती हैं उसकी एवरेज प्राइस के ऊपर बेस करती हैं। ऐसे ही है। ये नहीं हो सकता कि ये कोई आपके घर के बाहर या सुपर मार्केट नहीं, यहाँ पे शहर पे जाके आप तेल लेंगे। ये महीने में 2 दफा आपको पता है प्राइस रिवाइज होती है, जो पिछले 15 दिनों की एवरेज होती है उस प्राइस के ऊपर बेस करते हैं इसकी प्राइसिंग विद इन द कंट्री। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नए टैक्स पेयर्स को क्रिएट अट्रैक्ट करना, को टैक्स पेयर बने, अपनी टैक्स लायबिलिटी को पूरा करें, उसकी तरफ से हमेशा से हमारे मुल्क के अंदर फॉर डिफरेंट रीजंस पेशरफ्त बड़ी स्लो है। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को बर्डन किया जा रहा है, और नए तो सबसे जो है ना सबसे इजीएस्ट वे है वो पेट्रोल पे है। जो IMF भी इस बात को समझता है, उन्होंने पेट्रोलियम पे PDM जिसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो लगा दी है। अब उन्होंने ये आप कह रहे हैं पेट्रोलियम पे GST भी लगाए। अब ये जो प्रोग्राम में ये सुना है शराइत आ रही हैं, तो अगर ये लगाते हैं तो उससे पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली कम भी हुए। टैक्सेस है, आपने देखा है आजकल आपको जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनमें 2-3 तरह के टैक्सेस हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह ये पेट्रोलियम के भी कई तरह के टैक्सेस है। अगर टैक्स की आपकी IMF जो है आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रही है, तो वो आपको टैक्सेस कम ना करने दें तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन आज जो है 15 तारीख है, जो रिवाइज होने का काफी रिवाइज होंगी, तो जितना उसको अदरवाइज होना चाहिए मेरा ख्याल उतना नहीं हो रहा। मैंने टेलीविजन पर देख रहा था, शायद प्रोबेबली 7-7.5 रुपए पर लीटर तेल की कीमत कम होने की पॉसिबिलिटी है आज। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप। लेकिन नेचुरली गवर्नमेंट जो है ना, ये तेल जो है एक ऐसा आइटम है, पेट्रोल जो है कि उसकी टैक्स की रिकवरी फौरी हो जाती है। अब जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। मिर्जा से तो इसी वजह से इसी को जो है इसके ऊपर टैक्सेशन करके बर्डन बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी इन फ्यूचर भी एक्सपेक्टेड है कि शायद जी। और नंबर 2 ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि तेल पाकिस्तान में या गैस जो LNG ये इम्पोर्ट होती है डॉलर्स में। हमारा जो रुपी जो है वो स्टेबल नहीं है, रुपी वीक हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर हम डॉलर टर्म्स में अपना तेल को इम्पोर्ट करें, टैक्सेशन के हमारे रिक्वायरमेंट्स हो थ्रू बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम, तो उसमें फिर खातर कि जिसकी पब्लिक की ख्वाहिश हो सकती है या होनी चाहिए उस हिसाब से उसमें ड्रॉप नहीं होगा। मिर्जा आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू गेव अस। नाज़रीन, माहिर मौशियात थे मिर्जा आसिफ बेग साहब, और हमें काफ़ी पॉजिटिव बातें भी उन्होंने बताई, और ये भी कहा कि मुल्क के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव बातें ही फैलाएँ, क्योंकि हमारी नेगेटिव फैलाई हुई बातों से बड़ा इम्पैक्ट होता है मुल्क के ऊपर। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।